नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल काल के बारे में। जी हाँ, मुगल पीरियड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू कर रहा हूं आज का वीडियो। बात कर रहे हैं किसकी? मुगल काल की। दोस्तों, मुगल काल की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वॉज बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर जो है वो संस्थापक माना जाता है। 1526 में इसने स्थापना कर दी थी मुगल वंश की। उसके बाद में हुमायूं जो है शासक बनता है। हुमायूं का पुत्र उसके बाद में शासक बनता है जिसका नाम है अकबर। अकबर ने गद्दी संभाली 1556 में। उसके बाद में अकबर का बेटा आता है जिसका नाम है जहांगीर। 1605 में जहांगीर जो है ना दोस्तों वो शासक बनता है। फिर जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 में, और फिर अंत में औरंगजेब 1658 से 1707 में। इसको हम पूर्ण रूप से अंत नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बाद में मुगल सत्ता जो है दोस्तों वो लड़खड़ा गई थी। और फाइनली जो इसका अंतिम यूं बोल लीजिए आप कि अंतिम जो शासक माना जाता है या अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है, वो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों। अंतिम मुगल बादशाह जो था ना, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस मुगल वंश की। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों किसके बारे में? बाबर के बारे में। दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना कब की? तो आपको ध्यान में रखना है 1526 में। जी हाँ दोस्तों, 1526 में एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का नाम था दोस्तों पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। और पानीपत का कौन सा युद्ध? पहला युद्ध। इस पानीपत के युद्ध में इसने किसको हराया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में इसने एक नए वंश यानी कि इस मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बाबर है ना, इसने युद्ध में है ना सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? तो याद रखना, इसने तोपों का इस्तेमाल किया था। यानी तोपों का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला शासक अगर कोई था, है ना, कैनन बोलते हैं तोप को अंग्रेजी में, तो उसका इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? वो था बाबर, है ना। तो आर्टिलरी की इसने शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, तैमूर वंश का 5वां वंशज माना जाता है और चंगेज खां का कौन सा? 14वां वंशज। किसको मानते हैं? बाबर को। ठीक है, अब बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, है ना। तो दोस्तों, इस और उसके बाद में अगले वर्ष यानी 1527 में इसने एक और युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध, जिसमें राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेरे का युद्ध, जिसमें मैदिनी राय को हराया। उसके बाद में 1529 घाघरा का युद्ध, जिसमें महमूद लोदी को हराया। और 1530 में दोस्तों इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, है ना। अब हम इस पूरी बात को कि जो 4 प्रमुख युद्ध रहे हैं 26 में, 27 में, 28 में और 29 में, उसको हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे देखिएगा। 1526 है ना दोस्तों। तो याद रखना है कि मैंने आपको जैसे कहा कि एक बात केवल आपको याद में रखनी है कि भैया बाबर ने सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था युद्ध के दौरान। तो आज भी हम तोपों का इस्तेमाल करते हैं किसी को सलामी देने के लिए। और मुख्य रूप से हम सलामी कब देते हैं? मुख्य रूप से हम सलामी देते हैं हमारे 2 राष्ट्रीय पर्वों पर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी से तोपों को सलामी देते हैं। तो ध्यान रखना, तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने किया था। आज हम कब करते हैं? 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, है ना। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तोपों से सलामी देते हैं। तो ध्यान रखना, तोपों की बात जब आती है तो किसका नाम आएगा? बाबर का। और 15 और 26, 15 अगस्त 26 जनवरी से हम याद करेंगे सबसे पहली बार 1526। उसके बाद अगले साल +1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1527। +1 कर दीजिएगा 1528, +1 कर दीजिएगा 1529 और 1530 में तो इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो ये बात हमको समझ में आई। अब हम बात करते हैं युद्ध की, है ना, कि भाई पहले कौन सा युद्ध हुआ। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, एक सेंटेंस ध्यान में रखना है, और वो ट्रिक है पान खा, पान खा चल घर। पहले पान खा ले और फिर चल, कहाँ पर चल? घर पर चल। तो पान खा चल घर। तो 2 बातें समझ में आई आपको। 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो 1526, 27, 28, 29 आपने लिखा। उसके बाद में आप क्या लिखोगे? पान खा चल घर। तो पान से मतलब पानीपत का युद्ध, खा से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा का युद्ध। अब जब ये बात भी हमको समझ में आ जाती है, उसके बाद में हम कैसे याद करेंगे? देखो ये क्या लिखा है दोस्तों? पानी, है ना, पानीपत का युद्ध। तो पानी जब जमता है तो क्या बनता है? तो बनता है हिम, है ना। और हिम जब पिघलता है तो क्या बनता है? पानी। ये बात समझ में आई।
उसके बाद में खानवा, हम याद करेंगे खाना से। तो खाना हम किसके साथ में खाते हैं? साग के साथ में। साग सब्जी आपने नाम सुना होगा, है ना, तो साग के साथ में। ये क्या लिखा है? चंदेरी। इस चंदेरी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए कर दूं तो क्या हो जाता है? अंधेरी। अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट जो है वो मुंबई का एक इलाका है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि अंधेरी जो ईस्ट है वहाँ पर कौन रहती है? ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय का भाई है एक जिसका नाम है मेदिनी राय। ऐश्वर्या राय से आप याद कर लेना मेदिनी राय। और उसके बाद में क्या लिखा है? घाघरा, है ना। घाघरा कौन पहनती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, महबूबा पहनती है। कौन पहनती है? महबूबा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो हमको इस ट्रिक के माध्यम से ये पूरा याद हो जाता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किसको हराया, वगैरह वगैरह सारी बातें। और सभी युद्धों में कौन जीतता है? बाबर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जब बाबर की, तो बाबर का पूरा नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था। इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा और माताजी का नाम था कुतनुमा निगार खानम, है ना। नाम ध्यान रखिएगा, उमर शेख मिर्जा और कुतनुमा निगार खानम। भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोदी जो था ना, लोदी वंश में एक अच्छी पोस्ट पर था ये दौलत खान लोदी। इसने आमंत्रित किया किसको? बाबर को। और बाबर ने सबसे पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल, मैंने अभी आपको बताया था, बाबर ने सबसे पहली बार किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का। और उसके अलावा एक युद्ध पद्धति अपनाई थी जिससे वो विजयी हुआ दोस्तों, मुख्य रूप से, जिसका नाम था तुलुगमा युद्ध पद्धति। जी हाँ दोस्तों, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होती है? तो यूँ समझ लीजिए आप शॉर्ट में कि जो युद्ध जब चलता है तो आगे वाली जो सेना है वो फ्रंट लाइन वाली वो लड़ती है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो पीछे की तरफ आ जाती है, और उसके पीछे वाली जो टुकड़ी है वो आगे की तरफ जाती है और जो है वो युद्ध करती है। तो एक घुमावदार प्रक्रिया के माध्यम से युद्ध करने का एक जो है पद्धति है ये, जिसे तुलुगमा युद्ध पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आगे की बात मैं करूं तो बाबर ने एक आत्मकथा लिखी अपनी खुद की, है ना, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और इस ऑटोबायोग्राफी का नाम था बाबर नामा। जी हाँ दोस्तों, बाबर नामा। और इसे एक और नाम से जानते हैं, और उसका एक और नाम क्या है? तुजु के बाबरी, है ना। ये बात भी ध्यान रखना, तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, है ना। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में इसे लिखा गया था दोस्तों, है ना। अब उसके बाद में मीर बाकी नाम का एक इसका सेनापति हुआ करता था, और इस सेनापति ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर? अयोध्या में। और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। ठीक है दोस्तों। तो और उसके बाद में 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु जब होती है 1530 में, तो जब इसकी डेड बॉडी जो होती है ना, उसको कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे आगरा में एक जगह है जिसका नाम है आराम बाग, है ना। आराम बाग, वहाँ पर दफना दिया जाता है, और उसके बाद में उसको, है ना, निकाल दिया जाता है वहाँ से, और बाद में कहाँ ले जाया जाता है? काबुल। और काबुल में नूर अफगान नाम की जो स्थान है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। काबुल जो है ना दोस्तों, ये किसकी राजधानी है? तो ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान में ले जा करके काबुल में इसको दफना दिया जाता है, नूर अफगान में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात हमको समझ में आती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र, जिसका नाम क्या था दोस्तों? हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं जो है ना, वो गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हुमायूं 1530 से इसका कार्यकाल कितना बताया गया है? 1556, है ना भाई। जो बाबर था 1526 में इसका कार्यकाल शुरू हुआ, और कहाँ तक चला था? तो 1530 तक। 1530 में एक नया शासक आ गया जिसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। लेकिन आपको बता दूं कि मतलब केवल इसका भाग्यशाली है, लेकिन हुमायूं बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं था, है ना। इसकी माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की माता का नाम था मादिम बेगम। ध्यान रखिएगा, मादिम बेगम। बाबर के मुख्य रूप से 4 पुत्र थे, जिसमें हुमायूं क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, और बाकी जो 3 पुत्र हैं उसमें एक का नाम था अस्करी, एक का नाम था हिंदाल, और एक का नाम था दोस्तों कामरान, है ना। तो अस्करी, हिंदाल और कामरान ये 3 पुत्र थे। क्योंकि हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए हुमायूं को क्या बनाया गया? 1530 में शासक बनाया गया था। अब दोस्तों क्या हुआ 1539 में? 1539 की अगर बात करें तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था चौसा का युद्ध, है ना। किसके साथ में हुआ? शेर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी जीत जाता है। लेकिन 1540 में एक बार फिर इनके बीच में घमासान होता है। 1540 में कहाँ पर होता है? कन्नौज में होता है, और वहाँ पर शेर शाह सूरी जीत जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों, कि जब ये यहाँ पर जीत जाता है ना, तो क्या होता है? जब यहाँ पर जीत जाता है तो मुगल सत्ता जो है ना, वो हुमायूं के हाथ से चली जाती है, और दिल्ली पर की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शेर शाह सूरी। तो इस बात को हम याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों आपको याद करना है कि 1539 में और 1540 में एक युद्ध हुआ था,
है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो याद रखना है उन, है ना। और अली बाबा 40 चोर का नाम आपने सुन रखा होगा, तो है ना, उन चोरों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन चोरों, है ना। तो आपको क्या रखना है, उन चोरों, उन चोरों से आपको क्या कहना है कि हम सब, है ना, हम सब चौक में, हम सब कहाँ पर, चौक में क्या है, तो ध्यान रखना शेर है। हम सब चौक में क्या है, शेर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उन यानी 39, 40, चोर का मतलब 40, हम का मतलब हुमायूं, चौक, चौक का मतलब हो गया चौसा का युद्ध, और क का मतलब हो गया कन्नौज का युद्ध, और किसके बीच में हुआ, शेर शाह सूरी। तो आपको ध्यान रखना, उन चोरों से कहो कि हम सब चौक में क्या है, शेर है। उन चोरों से कहो कि हम सब चौक में क्या है, शेर है। तो यहाँ आपको बात समझ में आ जाती है, दोनों युद्धों में कौन जीतता है, शेर शाह सूरी। चौसा के युद्ध के बाद, जब ये चौसा का युद्ध चल रहा था ना दोस्तों, उसकी एक घटना है कि निजाम रुक्का नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस हुमायूं को है ना डूबने से बचाया था। अब हुमायूं को जब इसने डूबने से बचाया था, तब हुमायूं ने इसे वादा किया था कि भाई मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, लेकिन 1540 में तो इसकी गद्दी जो है वो छिन गई थी, तो अब क्या किया जाए। तो दोस्तों हुआ ये कि जब बीच में ना 1540 से लेकर के 1555 तक जो ये मुगल बादशाह जब कायम नहीं थी, उसके बाद में जब 1555 में फिर हुमायूं ने गद्दी हासिल करी, तब इसे एक दिन का, किसे, निजाम रुक्का को एक दिन का बादशाह बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इस निजाम रुक्का ने सोचा कि भाई एक दिन में तो मैं विशेष कुछ नहीं कर सकता, तो इसने लेकिन एक विशेष काम किया दोस्तों, और वो विशेष काम क्या था, तो वो विशेष काम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वो विशेष काम इसने ये किया था कि इसने ना चमड़े के, जी हाँ, लेदर कॉइन जो हैं, वो सिक्के जो हैं वो इसके द्वारा चलाए गए थे। तो चमड़े के सिक्के चलाने का जो एक रिकॉर्ड जिसके नाम है, ये चमड़े के सिक्के चलाने की उपलब्धि अगर किसी के नाम है तो वो निजाम रुक्का के। तो निजाम रुक्का ने इसकी जान बताई थी दोस्तों, और इसे एक दिन का बादशाह बनाया था। किसने बनाया था, तो वो बनाया था हुमायूं ने। अब दोस्तों हुआ क्या, चित्तौड़ की एक रानी थी जिसका नाम क्या था, कर्णावती। और कर्णावती, जिसको कर्मवती भी कहते हैं, कि को ना हुमायूं को इसने क्या करी, राखी भेजी। कब भेजी, जब बहादुर शाह जो था ना, उस बहादुर शाह ने जब आक्रमण कर दिया था, कहाँ पर, चित्तौड़। जी हाँ, मेवाड़ का नाम आपने सुन रखा होगा, तो मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, तब यहाँ पर कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी, और सहायता के रूप में राखी जो है वो हुमायूं को भेजी थी दोस्तों, है ना। और उसके बाद में दोस्तों हुमायूं नामा नामक एक पुस्तक है। ये हुमायूं नामा नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो नाम ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और गुलबदन बेगम कौन थी, तो आपको ध्यान में रखना है, हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखी, और जो कौन थी, हुमायूं की सिस्टर थी। जी हाँ, हुमायूं की बहन थी। हुमायूं को दोस्तों ना लत थी एक, किसकी लत थी, वो अफीम का सेवन बहुत करता था। अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन जो है वो इसके द्वारा किया जाता था, और ज्योतिष विद्या में भी काफ़ी विश्वास रखता था हुमायूं। तो सप्ताह के 7 दिन जो होते थे, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 दिन वो अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहना करता था, अलग अलग रंग के वस्त्र पहना करता था। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिन क्या करता था, अलग अलग रंग के वस्त्र ये पहना करता था दोस्तों। उसके अलावा 1555 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस मच्छीवाड़ा युद्ध में नसीब खां को हरा दिया, और 1555 में, है ना, सरहिंद के युद्ध में किसको हरा दिया, सिकंदर, और वापस क्या बन गया, शासक। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ दोस्तों, कलिंजर नाम की एक जगह है ना, वहां पर क्या हुआ, एक बम का, बारूद का जो है ढेर फटने से किसकी मृत्यु हो चुकी थी, शेरशाह सूरी की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी थी। अब लेकिन हुआ ये दोस्तों कि हुमायूं ने दीन पनाह नाम का एक महल बनवाया था। दिल्ली में एक महल है, एक पैलेस है, जिसका नाम क्या रखा गया, दीन पनाह। और इसी महल के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके किसकी मृत्यु हो गई, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई दोस्तों, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लैनपुल नाम का एक विद्वान रहा है, इस विद्वान ने क्या कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ा करके ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं जो है उसके पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। उसके बाद में उसने शासन व्यवस्था संभाली, उसके बाद में शासन व्यवस्था में भी काफ़ी सारी इसको समस्या आई। उसके बाद 1540 में इससे जो है सत्ता चली गई। उसके बाद में शेरशाह सूरी जो है ना वो शासक बना। उसके बाद में फिर ये कभी किसी राजा के यहाँ, कभी किसी राजा के यहाँ पर रहता था। इस प्रकार से इसका जो है कार्यकाल बीतता चला गया। उसके बाद इसने वापस सत्ता हासिल करी, एक बार निजाम रुक्का ने इसकी जान भी बचाई थी, और फिर बाद में अंत में ये दीन पनाह नाम की महल की सीढ़ियों से गिर करके क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, है ना। अब शेरशाह सूरी 1540 से 1555 तक इसका कार्यकाल रहा। फरीद खान इसके बचपन का नाम था।
क्या नाम था बचपन का? फरीद खान। अब हुआ क्या दोस्तों, सूर्यवंश का ये संस्थापक था और सूर्यवंश को द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकंड अफगान डायनेस्टी। फरीद ने तलवार से क्या किया था दोस्तों, एक बार ना तलवार के एक ही वार से शेर की गर्दन उड़ा दी थी। जी हाँ दोस्तों, शेर की गर्दन उड़ा दी थी। किसने? फरीद खान ने। फरीद खान कौन? शेरशाह सूरी। तो फरीद खान ने उड़ा दी थी। उसके बाद में बहार खां लोहानी ने, जी हाँ बहार खां लोहानी ने इसे एक उपाधि दी थी और वो थी शेर खान। तब से उसके बाद से इसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों ये इसने थोड़े समय तक शासन व्यवस्था की, लेकिन उसमें एक जो अच्छा काम किया वो किया कि इसने सड़क-ए-आज़म का निर्माण करवाया, जिस सड़क-ए-आज़म को हम आज की तारीख में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शेरशाह का प्रमुख योगदान राजस्व के क्षेत्र में रहा है। पटना नाम का शहर भी इसने बसाया था और इसने 32 अंक वाला एक स्केल भी बनाया था, जिसे क्या नाम दिया गया? गजे सिकंदरी नाम दिया गया। जी हाँ, गजे सिकंदरी, जो कि जमीन को नापने के लिए काम में लिया जाता था और ये किसके लिए? सन की डंडी का जो है इसमें उपयोग किया जाता था। 178 ग्रेन का चांदी का और 380 ग्रेन का जो है दोस्तों, इसने तांबे का एक सिक्का भी जो है लॉन्च किया था। रोहतासगढ़ व किला, एक कोहना मस्जिद का दिल्ली का निर्माण भी इसने करवाया था। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलिंजर का नाम की एक जगह है ना, कलिंजर में एक दुर्ग है, वहां पर बारूद के ढेर फटने से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? इस शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसका मकबरा कहाँ पर है? तो सहसाराम बिहार में है ना, इसका मकबरा है। शेरशाह के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? तो नाम ध्यान रखना है आपको, इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। धीरे धीरे ये जो सूर डायनेस्टी है समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम वापस आते हैं किस पर? मुगल डायनेस्टी पर। और मुगल डायनेस्टी का जो अगला बादशाह है दोस्तों, उसका नाम क्या है? अकबर। अकबर ने, है ना, जैसे हमने बात की थी, हुमायूं जो है 1555 में गद्दी हासिल करता है वापस से और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में उसका पुत्र जिसका नाम था अकबर, वो गद्दी पर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम उम्र में, लगभग 13 साढ़े 13 की आयु में अकबर जो है ना वो गद्दी पर बैठ चुका होता है। अकबर जो है उसने काफ़ी सारे शासकों को अपने साथ में मिलाने का प्रयास किया था, इसलिए उसे राष्ट्रीय शासक भी कहा जा सकता है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, है ना? अकबर का जन्म हुआ अमरकोट में। और अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान। किसका महल था? राजा वीर साल के महल में। जी हाँ, राजा वीर साल के महल में। कहाँ पर? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? तो नाम तो तारीख ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर। जी हाँ, 15 अक्टूबर को जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर का 1542 में। और अकबर का राज्याभिषेक कब हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है, गद्दी पर बैठ जाता है। कौन इसका राज सिंहासन पर बैठाने में सहायता करता है? कौन जो है इसका राज्याभिषेक करता है? उसका नाम है बैराम खां। जी हाँ दोस्तों, बैराम खां का एक महत्वपूर्ण रोल इसमें रहा है। संरक्षक के रूप में बैराम खां ने जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब दोस्तों हुआ ये कि 1556 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि पहला युद्ध हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध था ना दोस्तों, इस पानीपत के पहले युद्ध में, जी हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसने? बाबर ने हराया था। किसको हराया था? हमने पढ़ा था बाबर ने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद में एक नए वंश की शुरुआत कर दी थी। और उस नए वंश का नाम क्या था दोस्तों? नए वंश का नाम था मुगल वंश। तो दोस्तों बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। और हुमायूं के बाद में पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा वो लड़ा किसने? अकबर ने। तो अकबर जो है ना दोस्तों, वो पोता था। किसका पोता था? तो बाबर का पोता था, है ना। तो दादा ने 1556 में एक युद्ध लड़ा, 1526 में एक युद्ध लड़ा, है ना, 1526 में एक युद्ध लड़ा था। और 1526 में आप ध्यान रखना, दादा ने युद्ध लड़ा और 30 साल बाद में, कितने साल बाद? 30 साल बाद पोते ने युद्ध लड़ा 1556 में। 1556 में अकबर ने युद्ध लड़ा और किसको हरा दिया? तो ध्यान रखिएगा, एक शासक जिसका नाम था हेमू को हरा दिया था। जी हाँ, हेमू को हराया। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था। हेमू इसे इतिहास में जाना जाता है। पर्दा शासन 1560 से 1562। अकबर अपनी धाय माँ जिसका नाम था अनंगा, जिसको महामनंगा भी कहा जाता है, के प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहा था।
इसलिए इस समयावधि को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इन्हीं के डिसीजन के आधार पर जो है वो अकबर जो है अपनी राजनीति किया करता था, अकबर जो है अपने निर्णय लिया करता था, इसलिए इस समयावधि को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो नाम ध्यान रखना, किसके प्रभाव में? धायमा महाम अनंगा के प्रभाव में। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है? उसके बाद में 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहले दास रखा करते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था। 1562 में अजमेर की दरगाह में जियारत करने के लिए आया। ऐसा कहा जाता है कि 18 वर्षों तक है ना ये जियारत करने लगातार आता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजमेर की जो दरगाह शरीफ है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और उसमें 2 देग रखी गई है, एक छोटी देग और एक बड़ी। इसमें जो बड़ी देग है ना दोस्तों, वो बड़ी देग के बारे में कहा जाता है कि वो अकबर ने भेंट की थी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो 1563 में तीर्थ यात्रा को इसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया, है ना। जो यात्रीगण थे उनसे तीर्थ जाने पर कर लिया जाता था, वो इसने समाप्त कर दिया। उसके अलावा जजिया कर भी जो है वो इसने क्या कर दिया? समाप्त। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक टैक्स हुआ करता था, जजिया टैक्स, है ना, वो भी इसने क्या कर दिया? समाप्त। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और दोस्तों उसके बाद में ना 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में ही। इबादत खाना एक ऐसा स्थान जहाँ पर इबादत की जा सकती है, ईश्वर को याद किया जा सकता है, वो स्थान जो है इसने निर्माण करवाया था। 1575 में करवाया था, लेकिन 1578 में है ना क्या हुआ दोस्तों? इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। अर्थात इसका मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि पहले केवल ना मुस्लिम वर्ग के लोग ही वहाँ पर इबादत खाने में इबादत करने जाया करते थे, लेकिन 1578 में इसने क्या कर दिया? इसने कहा कि ना केवल मुसलमान बल्कि मुस्लिम के अतिरिक्त यदि कोई दूसरे धर्मावलंबी भी यदि वहाँ जाकर इबादत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर प्रवेश जो है वो शुरू कर दिया गया। 1562 में दीन ए इलाही, जी हाँ, एक धर्म यूँ समझ लीजिए शुरू किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। 1583 में इलाही सम्मत की भी इसने स्थापना कर दी। पहले 82 में दीन ए जो है इलाही धर्म की स्थापना करी, और फिर उसके बाद में इलाही सम्मत की इसने स्थापना कर दी थी। उसके बाद में 1585 में अपनी राजधानी कहाँ ले गया? लाहौर। अच्छा, एक और खास बात कि बीरबल जो है ना वो पहला हिंदू राजा था, फर्स्ट हिंदू किंग, जिसने क्या किया था? जिसने है ना ये यानी कि दीन ए इलाही जो है वो ग्रहण किया था। तो नाम ध्यान रख लीजिएगा, बीरबल, जो कि इसके नवरत्नों में से भी एक था। अकबर ने जैन मुनि, क्या नाम है जैन मुनि का? तो नाम ध्यान रखना है आपको, हरि विजय सूरी, है ना। हरि विजय सूरी को जगत गुरु कहा है, जबकि जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से जानते हैं, या उन्होंने युग प्रधान इनको कहा है। भारमल, जी हाँ दोस्तों, ये नाम ध्यान रखिएगा, भारमल। ये भारमल कहाँ का शासक था? तो नाम ध्यान रखिएगा, आमेर। तो आमेर का शासक था भारमल, जिसने क्या किया दोस्तों? जिसने ना अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी राजस्थान का, राजपुताने का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। भारमल ने दोस्तों क्या किया था? भारमल ने ना अपनी पुत्री, जिसका क्या नाम था? जोधा, इस जोधाबाई से क्या कर लिया था? विवाह। बाद में मरियम उज जमानी की उपाधि भी इस जोधाबाई को दिया गया था। उसके बाद में है ना अब क्या हुआ दोस्तों? 1964 में गोंडवाना की शासिका थी जिसका नाम था दुर्गावती, जिस पर अकबर ने क्या कर दिया था? आक्रमण, और इसे अकबर के जीवन का कलंक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हुआ क्या कि भाई इसने ना अकबर ने जो है दुर्गावती नाम की जो महिला थी, गोंडवाना की शासिका थी, एक छोटा सा क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। तो दोस्तों हुआ ये कि भाई वो छोटी सी शासिका थी और बहुत है ना अच्छा जो है युद्ध इनके बीच में हुआ। ये दुर्गावती ने भी बहुत अच्छे से सामना यहाँ पर किया था, किसके साथ में? अकबर की सेना के साथ में। लेकिन क्योंकि वो एक महिला थी और वहाँ पर इतनी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मानी जाती आक्रमण करने की, लेकिन फिर भी अकबर ने जो आक्रमण किया था, इसलिए इसे जीवन का कलंक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, है ना। अब उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद में 1605 में ना अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो लगभग 49 वर्षों का कार्यकाल पूरा होता है अकबर का, और उसके बाद में 1605 में, जी हाँ दोस्तों, 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक जगह है जिसका नाम है सिकंदरा। जी हाँ, सिकंदरा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यूपी में। तो सिकंदरा नाम का जो स्थान है ना दोस्तों, उस सिकंदरा नाम के स्थान पर इसकी क्या है? इसका मकबरा बना हुआ है। कहाँ पर?
सिकंदरा में, है ना। किसका मकबरा बना हुआ है? अकबर का मकबरा जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हमने किसकी बात की? बाबर के बारे में हमने बात की, उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं के बारे में बात की, कुछ समय शेरशाह सूरी का रहा और उसके बाद में हमने अकबर की बात की। और उसके बाद अब जो प्रमुख शासक और बचते हैं जिनमें मुख्य रूप से नाम आता है जहांगीर का, मुख्य रूप से नाम आता है शाहजहाँ का और औरंगजेब का, और भी जो मुग़ल बादशाह रहे हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा चैनल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है ये आपके लिए कितनी मददगार साबित हुई है। अभी के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली बार ट्रिक्स के साथ में और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।